हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत कुमार पाठक अपने यूट्यूब चैनल पाठक केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स का स्टडी करेंगे। किसी भी गैस का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी क्या होती है इसका अध्ययन करेंगे। गैस को हम लिक्विड में जब डिज़ोल्व करते हैं तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और वो कैसे सॉल्युबिलिटी किसी लिक्विड्स में इंक्रीज या डिक्रीज होती है, और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो गैस की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड में इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। इन सब बातों का हम अध्ययन करेंगे। इसी में हम लोग हेनरी लॉ का भी अध्ययन करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हमको ये जानना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। किसी भी गैस की किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ गैस। गैस के नेचर पर गैस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, गैस को जिस सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं उस सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, वो पोलर नेचर है, नॉन पोलर नेचर है, या इस प्रकार की उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर भी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट। टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट ये इन्वर्सली रिलेटेड है गैस की सॉल्युबिलिटी के। यहाँ लिखा हुआ इन्वर्स वेरिएशन। इसका मतलब है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, और अगर हम टेम्परेचर को घटाते हैं, कम करते हैं, तो गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट फैक्टर है प्रेशर। प्रेशर डायरेक्ट वेरिएशन शो करता है। इसका मतलब हो गया अगर हम प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बढ़ाते हैं, अगर हम गैस पर प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार से ये 4 फैक्टर्स हैं जो गैस की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड में प्रभावित करते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट गैस इन सेम सॉल्वेंट में वेरी कंसिडरेबली। सेम सॉल्वेंट में अलग अलग गैस की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होगी, और वो क्यों डिफरेंट होगी उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल दिए हैं। N2O2He डिजॉल्व इन वाटर ओनली टू ए स्मॉल एक्सटेंट। अगर हम नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और हीलियम गैस को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो इनकी सॉल्युबिलिटी का जो अमाउंट है वो कम होता है। स्मॉल एक्सटेंट में ये डिजॉल्व होते हैं, कम मात्रा में डिजॉल्व होते हैं। जबकि अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। इनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है कि कोई गैस वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है और कोई गैस वाटर में कम सॉल्युबल है? इसका आंसर है गैस वे गैसें ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं जो लिक्विड के सॉल्वेंट के साथ में केमिकली रिएक्ट करती हैं। मोस्ट सॉल्युबल गैसेस आर दोज व्हिच केमिकली रिएक्ट विद द लिक्विड सॉल्वेंट। जिनका लिक्विड सॉल्वेंट के साथ में बॉन्डिंग हो जाता है, ऐसे गैसें जो लिक्विड सॉल्वेंट के साथ में केमिकल बॉन्ड बना लेती हैं उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, और जो गैसें केमिकल बॉन्डिंग नहीं बना पाती, केमिकल रिएक्शन नहीं कर पाती, उन गैसों का सॉल्युबिलिटी कम हो जाता है। और यह रीज़न है सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट गैस इन द सेम सॉल्वेंट का। अलग अलग गैसें सेम सॉल्वेंट में डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इस वजह से शो करती हैं क्योंकि कुछ गैसें लिक्विड सॉल्वेंट के साथ में केमिकल रिएक्शन कर लेती हैं और कुछ गैसें रिएक्शन नहीं करती। इस वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है। अब हम बात करेंगे हाउ सॉल्युबिलिटी रिलेटेड टू प्रेशर ऑफ द गैस। तो यहाँ लिख दिया गया है डायरेक्ट वेरिएशन। मतलब अगर हम किसी गैस का प्रेशर बढ़ाते जाएं तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, और इस वेरिएशन को हम स्टडी करते हैं हेनरी लॉ में। हेनरी लॉ कहता है कि अगर हम किसी गैस का प्रेशर इंक्रीज करते जाएं तो उस गैस की सॉल्युबिलिटी उस लिक्विड सॉल्वेंट में बढ़ती चली जाती है। अब हम बात करेंगे हेनरी लॉ की स्टेटमेंट को। हेनरी लॉ को अगर हमको डिफाइन करना है बहुत आसान है।
mass of dissolved gas per unit volume of the solvent at a given temperature is proportional to the pressure of the gas in equilibrium with the solution। इसका मतलब हो गया mass is directly proportional to pressure। mass of the gas dissolved in a given solvent at a constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas। प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो हमको एक कांस्टेंट मिलेगा जिसको बोलेंगे हम K। सो एम इज इक्वल टू KP, इसको हम ऐसे कह सकते हैं एम इज इक्वल टू KHP। यहाँ पर KH का मतलब हो गया हेनरी कांस्टेंट। KHP को हम क्या बोलते हैं, KH को कहते हैं हेनरी कांस्टेंट। तो हेनरी लॉ कहता है कि अगर हम किसी गैस पर प्रेशर बढ़ाते जाएं तो गैस का मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट बढ़ता चला जाएगा। देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द मास ऑफ गैस डिजॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विद द प्रेशर एट इक्विलिब्रियम एट ए गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर। नेक्स्ट, अब यहाँ हम बात करेंगे K की वैल्यू, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसकी वैल्यू किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। मैग्नीट्यूड ऑफ K, उस K को हम KH भी कहते हैं, दैट इज हेनरी कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, पॉइंट 1। पॉइंट 2, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। द वैल्यू ऑफ KH डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द यूनिट ऑफ प्रेशर्स। So there are 4 factors which have ability to affect the value of KH, value of हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू डिजॉल्व होने वाली गैस के नेचर पर डिपेंड करता है, जिस सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है उसके नेचर पर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और यूनिट्स ऑफ प्रेशर पर डिपेंड करता है। हेनरी लॉ को हम एक और तरीके से भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए, अल्टरनेटिव स्टेटमेंट, द प्रेशर ऑफ गैस ओवर ए सोल्यूशन इन विच द गैस इज डिजॉल्व इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिजॉल्व इन द सोल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो उस गैस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। जितना ज़्यादा हम गैस पर प्रेशर लगाएंगे गैस की सॉल्युबिलिटी उस सॉल्वेंट में बढ़ती जाएगी। गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ने के साथ साथ में गैस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिक्विड सॉल्वेंट में इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होने से नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होने से मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ ए गैस ओवर ए सोल्यूशन इन विच गैस इज डिजॉल्व इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस डिजॉल्व इन द सोल्यूशन। नाउ देयर आर सम लिमिटेशंस। हेनरी लॉ के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ सीमाएं हैं। पहला, फर्स्ट पॉइंट, हेनरी लॉ इज वैलिड, हेनरी लॉ इज वैलिड ओनली इफ प्रेशर इज नॉट इनफ, प्रेशर इज नॉट वेरी हाई। अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो हेनरी लॉ होल्ड नहीं होता। सेकंड पॉइंट है, टेम्परेचर इज नॉट टू लो, हेनरी लॉ तब काम करता है जब प्रेशर बहुत ज़्यादा कम ना हो। बहुत कम टेम्परेचर पर हेनरी लॉ अच्छे से वर्क नहीं करता। गैस इज नॉट, थर्ड पॉइंट है, गैस इज नॉट हाईली सॉल्युबल, गैस बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होना चाहिए। अगर गैस किसी लिक्विड सॉल्वेंट में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है तो ऐसे कंडीशन में भी हेनरी लॉ ठीक तरीके से काम नहीं करता। एंड फोर्थ पॉइंट, गैस नाइदर रिएक्ट केमिकली विद द सॉल्वेंट नॉर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट इन द सॉल्वेंट। ऐसी गैसें जो केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं सॉल्वेंट के साथ में, ऐसी गैसें जो सॉल्वेंट में जाने के बाद डिसोसिएट हो जाती हैं या एसोसिएट हो जाती हैं, उन गैसों पर भी हेनरी लॉ वर्क नहीं करता, हेनरी लॉ अच्छे से काम नहीं करता। अब एक फिगर है इसमें, वेरिएशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सम गैसेस विथ इक्विलिब्रियम प्रेशर। इसमें आप देखेंगे कर्व दिया हुआ है, इस अपवर्ड डायरेक्शन में सॉल्युबिलिटी दिखाया गया है,
इधर में प्रेशर दिखाया गया है। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाते हैं गैस का सॉल्युबिलिटी बढ़ता चला जाता है। हीलियम की सॉल्युबिलिटी कम बढ़ती है, नाइट्रोजन गैस की सॉल्युबिलिटी थोड़ा ज़्यादा बढ़ती है और ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी बहुत तेज़ी से बढ़ती है अगर हम इक्विलिब्रियम प्रेशर को बढ़ाते हैं। तो मैंने बताया था कि सेम सॉल्वेंट में डिफरेंट गैस की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होता है। उसका कारण है रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन बिटवीन द गैसेस एंड सॉल्वेंट। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। अब तक हम लोग स्टडी किए कि गैस की सॉल्युबिलिटी किसी भी लिक्विड में कैसे होती है और उनके कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। जैसे हम कॉमन साल्ट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर देते हैं तो हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना होगा, जब किसी फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हम कोई सॉलिड डिजॉल्व करते हैं और उसको प्रॉपरली स्टार करते हैं, ग्लास रॉड से मिक्स करते हैं, तो कुछ समय तक तो वो सॉलिड डिजॉल्व होता जाता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब और अधिक सॉलिड को हम सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं कर पाते। इस सिचुएशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसे कंडीशन पर मिलने वाला सॉल्यूशन हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें और अधिक सॉल्यूट डिजॉल्व ना किया जा सके। किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम और अधिक सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं कर सकते तो ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी सॉल्यूट का मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो जाता है। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एट ए गिवन टेम्परेचर व्हेन मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट इज रीच्ड देन सॉल्यूशन इज देन सेड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें किसी सॉल्यूट का किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन हो जाता है तो हम उसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यही वजह है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और अधिक सॉल्यूट हम डिजॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो चुकी होती है। अब सॉलिड्स की लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी है वो भी 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉलिड। जिस सॉलिड को हम डिजॉल्व कर रहे हैं वो सॉलिड पोलर नेचर का है या नॉन पोलर नेचर का है, मॉलिक्यूलर है या एटॉमिक है। तो ये सारी बातें भी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। हम जिस सॉल्वेंट में सॉलिड्स को डिजॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्वेंट्स कैसा है, पोलर है, नॉन पोलर है। तो ये बातें भी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर जनरली टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, लेकिन यह फैक्ट हर जगह अप्लीकेबल नहीं है। अगर सॉलिड्स को किसी लिक्विड सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं और डिजॉल्व होने के बाद अगर सॉलिड्स सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्वेंट के बीच में एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। और अगर सॉलिड्स सॉल्यूट को किसी लिक्विड सॉल्वेंट में डिजॉल्व करने पर उनके बीच एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब हो गया सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड will depends upon the nature of reaction between the solid solutes and liquid solvent. If the reaction is exothermic, then temperature will be inversely proportional to solubility, and if reaction is endothermic, then temperature will be directly proportional to the solubility of solids in the liquid. Next है not as much on pressure. Solubility of solids in liquid not depends on pressure. प्रेशर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी पर नहीं पड़ता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे टेम्परेचर कैसे जो है प्रभावित करता है सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी को। टेम्परेचर हैज़ मोर इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी पर। सॉल्युबिलिटी में इंक्रीज और डिक्रीज विद टेम्परेचर।
सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, ये इंक्रीज भी हो सकता है और ये डिक्रीज भी हो सकता है टेम्परेचर के साथ में। जनरली सॉल्युबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूलर एंड आयोनिक सॉलिड्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम कोई मॉलिक्यूलर या आयोनिक सॉलिड्स लेते हैं और उसको डिजॉल्व करते हैं किसी लिक्विड सॉल्वेंट में, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जनरली का मतलब ये नहीं हुआ कि सभी, जनरली अधिकांशतः टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। वेरिएशन ऑफ सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉलिड सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड करती है, जिसको हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के टर्म में समझ सकते हैं। इन जनरल इफ द सॉल्यूट डिजॉल्व विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, मीन्स अगर सॉल्यूट डिजॉल्व होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस के साथ में, देन सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। सेकंड, इफ इवोल्यूशन ऑफ हीट, अगर सॉल्युबिलिटी करने पर सॉलिड को डिजॉल्व करने पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर। तो ऐसे कंडीशन में टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी का इनवर्सली रिलेशन होगा। मतलब अगर किसी सॉलिड को किसी लिक्विड सॉल्वेंट में डिजॉल्व करने पर कूलिंग होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और अगर किसी सॉलिड को लिक्विड सॉल्वेंट में डिजॉल्व करने पर उसमें हीटिंग होती है, सॉल्यूशन बनने वाला सॉल्यूशन अगर वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, मतलब वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस वाले रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटती है। इसके कुछ एग्जांपल भी यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। फिगर वेरिएशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सम सब्सटेंसेस विथ टेम्परेचर, तो यहाँ दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 और KI, इसके बारे में सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट की बात की गई है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी AgNO3 की तेज़ी से बढ़ती है, KI की कम बढ़ती है। ऐसे ही कुछ सॉल्यूट ऐसे भी हैं जिनकी टेम्परेचर बढ़ाने पर पहले तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और बाद में घटती है, और जैसे यहाँ पर Na2SO4 की बात की गई है। कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर घटती है, जैसे लिथियम सल्फेट है Li2SO4। और जनरली क्या होते हैं, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, चाहे NaCl की बात कर लें, KCl की बात कर लें, अमोनियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं, या फिर हम सोडियम नाइट्रेट की बात करते हैं। ये पहले घटती है स्लोली, फिर बढ़ती है। ऐसे टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं, जिस पर स्टार्टिंग में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और मैक्सिमम हो जाती है, इसके बाद टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिर सॉल्युबिलिटी घटती है। तो इस मैक्सिमम टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। इस प्रकार से अगर आपको सॉल्युबिलिटी डिफाइन करना है तो सॉल्युबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी मैक्सिमम डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट का जितना अमाउंट मैक्सिमम हम डिजॉल्व कर सकते हैं, उस डिजॉल्व हुए अमाउंट को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।